दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आज हम सेक्शन 3 के बारे में बात करेंगे, एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर बुक से। तो सेक्शन 3 में जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न टेक्नो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो क्या है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है, जो अभी चल रहा है, जो अभी हमारा सिविलाइजेशन है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। इसमें बताया गया है कि ऐसा सिविलाइजेशन जो मशीन के द्वारा रन, जिसमें मशीन ज़्यादा काम कर रहा है और व्यक्ति कम काम कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री बनाया गया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं जिसमें कि काम हो रहे हैं, कारखाने हैं जिसमें कि मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। और यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन को यहाँ पे समझाया गया है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रिफर्स टू सोसाइटी कैरेक्टराइज मशीन बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एनर्जाइज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो बताया गया है कि इसमें मशीन बेस्ड काम हो, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में वो मशीन बेस्ड होगा और जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल्स से मिलेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसके बर्निंग से एनर्जी मिल रहा है। ओके, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिस्टम विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विस, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, डिफेंस, अरेंजमेंट एंड सो ऑन। तो ये सब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि सोशल सिस्टम है, जिसमें कि पुलिस है, आर्मी है, सिविल सर्विस है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, कॉमर्स है, डिफेंस है, अरेंजमेंट्स एंड सो ऑन है। और उसके बाद बताया गया है इसमें कि द फैसिलिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन हैव मेड पॉसिबल the spread of modern culture all over the world, and now we can find a common kind of ethos because of the free exchange of ideas and writings which the printing press and mass media have possible। इस बताया गया कि प्रिंटिंग कैसे, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के कारण जो है हम ये जो कल्चर है हमारा वो हम लार्ज पूरे वर्ल्ड में इसको स्प्रेड कर पा रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो अलग है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से, जो कि एग्रीगेरियन यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड था, सेंटर एग्रीकल्चर था। जो हमारा प्रीवियस सिविलाइजेशन था, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पहले प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। तो मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुआ है, वो उसका उदय हुआ है, उसका जन्म हुआ है टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से। टेक्नोलॉजी के इनोवेशन, नए टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार के कारण, नए मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण जो है मॉडर्न सोसाइटी बना है, जिसके कारण लार्ज स्केल एनर्जी एंड मेटलर्जी प्रोडक्शन हुआ। और इसमें बताया गया कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में जो है ये शुरू हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में ये शुरू हुआ। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति, उद्योग क्रांति, है ना। बड़े बड़े फैक्ट्रीज एंड बड़े बड़े इंडस्ट्री बने जिसमें कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा, जैसे कि मशीन्स का, जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स का मैन्युफैक्चर हुआ, ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चर हुआ और आज तक ये चल रहा है ना, ये बताया गया इसमें। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद जो है एक उसके बाद आया, सक्सेसर उसका है, मतलब उसके बाद आने वाला है, आया है। और जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था वो पूरे तरह से सिंपल जीवन पर आधारित था, वो जीवन कृषि शैली था, कृषि जीवन था, कृषि जीवन पर आधारित था। और बताया गया कि 80% जो लेबर फोर्स थे वो उसमें लगे थे, लेकिन आज मशीन के आने की वजह से बहुत ही कम जो है मैन पावर घट गया। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसमें हुआ क्या, उसमें एक है अमासिंग सिंबल्स ऑफ स्टेटस को दिखाने के लिए जो है चीज़ें बना जा रही है, जैसे कार है, जैसे बड़े बड़े कार हैं, जैसे बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन है, ये सब हैं। तो इसको एक स्टेटस क्यू को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ बनाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि इसमें इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो है लोगों में डर की भावना है कि मेरा सामान कहीं चोरी ना हो जाए, या फिर सस्पिशन की भावना है, एक दूसरे को सस्पिशन से देखते हैं कि कहीं ये कुछ ऐसा चोरी ना कर ले, या फिर कुछ डेंजरस मतलब कुछ सामान को दुर्घटना, ये नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद फिर एक फैसिनेटर, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है जहाँ पे लोग जो है नए चीज़ों से फैसिनेट हो जाते हैं। नए मोबाइल आए, नए आईफोन लॉन्च होता है तो लोग उससे फैसिनेट होते हैं, उसके प्रति बहुत
आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि इट हैज बिकम एप्लेंगली ऑब्वियस दैट आवर टेक्नोलॉजी हैज एक्सीडेड आवर ह्यूमैनिटी। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंसानियत से ऊपर हो गया। मतलब आज इंसान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, इंसानियत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फ्रॉम एग्रीगेरियन टू इंडस्ट्रियल बेस, फ्रॉम फर्म एंड सिक्योर फाउंडेशन टू अ ग्रीसी एंड स्लिपरी फाउंडेशन। इसके अंतर्गत हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो उसका जन्म हुआ। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में वेस्टर्न यूरोप में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की, यानी कि खेती का जो है, कृषि उत्पादन का जो है रिवोल्यूशन, क्रांति आया। और इसके कारण जो है मेजर अमाउंट में, बहुत ही बड़ी संख्या में जो है वर्क फोर्स यानी कि काम करने वाले लोग जो हैं वो फ्री हो गए, क्योंकि इस समय जो फार्मर थे वो तो उस समय मशीनीकरण हुआ और मशीन आया, और मशीन आने के कारण काफ़ी फार्मर्स जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, मशीनों पर डिपेंडेंट हो गए, और जिसकी वजह से मैन पावर घटा। और इसमें बताया गया है कि सिविल वार होने से पहले 1861 से 66 के बीच में अमेरिका भी जो था पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी था, लेकिन बाद में अब वो इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी हो गया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली करके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और कैसे कैसे इंसान की जगह पे मशीनों का जो है रिप्लेसमेंट हुआ, मशीन इंसान की जगह पे आ गए। तो इसमें दोस्तों इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जैसे कि पहले एक चीज़ को बनाने के लिए 4 आदमी लगते थे, लेकिन अब जो है एक ही इंसान जो है, एक ही मशीन जो है वो सारा काम कर देता है, जिसके कारण इंसान जो है कम हो गए हैं। तो इसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यही आया सब यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, जिसमें कि लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्री बने। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे बड़े बड़े अमाउंट में जो है मशीनों का बनना शुरू हुआ, मशीन बनने लगे, और लोग जो है मशीनों पर निर्भर होने लगे ज़्यादा से ज़्यादातर। और मैकेनाइजेशन हो गया, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो गया, मतलब मैकेनिकल फार्मिंग हो गया, मतलब मशीन बेस्ड फार्मिंग, मशीन बेस्ड सारा चीज़ हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीन बेस्ड हो गया, फिर आयरन मेकिंग टेक्निक आया, और बहुत सारी चीज़ें सब मशीन से बनने लगा। रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें मशीन पे निर्भर होने लगा। और इस प्रकार से जो है ये मशीन जो है इस समय क्रांति ला दिया, और इसके कारण क्रांति हुआ, और इसके कारण काफ़ी लोगों ने मशीन और इंडस्ट्री बेस्ड सिविलाइजेशन को अडेप्ट किया, और लोग मशीन पे निर्भर होने लगे पूरी तरह से। स्टीम पावर जो है ये भी एक जो है बहुत बड़ा फ्यूल का काम किया, जिसके कारण मशीनों को जो है चलाना इसके कारण बहुत ही आसान और सस्ता पड़ रहा था उस समय लोगों के लिए। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो पहला औद्योगिक क्रांति है वो दूसरे औद्योगिक क्रांति से 1850 के अराउंड मिल गया, मतलब कि ये क्रांति और बढ़ते गया। और देखते ही देखते स्टीम पावर्ड शिप्स का इन्वेंशन हुआ, जिसमें कि स्टीम से चलने वाले, भाप से चलने वाले शिप का इन्वेंशन हुआ। रेलवे आया और ट्रांसपोर्टेशन ईजी बन गया, जिसके कारण ट्रेड बढ़ने लगा। तो एक तरह से ये औद्योगिक क्रांति आया बहुत ज़बरदस्त, और ये बढ़ते ही जा रहा था। इंटरनल कंबस्टन इंजन आया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ये सब चीज़ें का आविष्कार हुआ, और ये सब चीज़ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में पूरी तरह से जो है बहुत ही ज़ोर शोर से फैलने लगा। इसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पावर, इंटरनल कंबशन इंजन, असेंबली लाइन, ये जो है ये सब चीज़ें आई। असेंबली लाइन आने की वजह से अब बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है चीज़ों का बनना शुरू हुआ। जैसे कार, हेनरी फोर्ड ने कार का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया। और इस
इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इस दूसरे जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति है इसमें जो है जर्मनी और यूएस से बहुत बड़ा पावर, इंडस्ट्रियल पावर बन के ऊपर उठा। इसके बाद फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज आया, स्टील इंडस्ट्री आया, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। और सबसे बड़ी इसमें सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा जो ग्रोथ हुआ वो असेंबली लाइन का था, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये एक बड़ा इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। उसके बाद सैलिएंट डेवलपमेंट्स में जैसे कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन जो है जैसे मास मीडिया सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। और कम्युनिकेशन कैसे कैसे, जैसे पेपर बेस्ड जो पेपर मेकिंग मशीनरी था वो जो है इन्वेंट हुआ, मशीन आया जिससे पेपर का जो है पेपर बनाने के लिए आसान पड़ रहा था इसके थ्रू। और इससे क्या हुआ कि जर्नलिज्म का ग्रोथ हुआ, पीरियडिकल्स का ग्रोथ हुआ और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ। इसके बाद इंजन जो है इसमें एक कम आया, इंजन के कारण जो है बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया। स्टीम इंजन के डेवलपमेंट से बहुत जो 18वीं शताब्दी में हुआ, जो यूरोप में बहुत फेमस हुआ, फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया जिसमें हेनरी फोर्ड यूएस के जो है वो ऑटोमोबाइल जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ये। उसके बाद और गॉटलिब डैमलर भी जर्मनी के हैं, उन्होंने भी पेट्रोलियम बेस्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन आविष्कार किया। और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी जो है इसमें आया कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसके बाद फिर आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स में क्या हुआ कि जो है मशीन के साथ साथ वर्कर्स, अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ गए। और इसके बाद फिर राइज ऑफ जर्मनी आता है। राइज ऑफ जर्मनी में क्या होता है कि जर्मनी का जो है बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत ही जर्मनी में यूज होता है। उसने इतना अपना आविष्कार इतना ज़्यादा बढ़ाया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना बड़ा किया कि उसने ग्रेट ब्रिटेन को भी जो है पीछे छोड़ दिया। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़े पावर था लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। उसका 3 कारण बताया गया है कि जैसे जर्मनी ने नए टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, ब्रिटेन जो है वो पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था और महंगी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था, जबकि जर्मनी ने सस्ते और नए टेक्नोलॉजी का यूज किया। उसके बाद फिर जो जर्मनी था वो साइंस और प्योर रिसर्च पे ध्यान दिया, जिसके कारण उसका जो है और उसने बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किया जिसके कारण हुआ। और जर्मन जो है कार्टेल सिस्टम होता है जिसमें कि फूड कैपिटल को बहुत ज़्यादा जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसके बाद फिर अदर डेवलप्ड कंट्रीज आता है जर्मनी के बाद, जो जिसने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, और जापान हो गया। जापान जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया लेकिन यूएस के द्वारा, लेकिन फिर भी जापान बहुत ही तेज़ी से जो है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे बढ़ गया। और जापान भी आज एक टॉप मोस्ट कंट्री में गिना जाता है। टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जापान जो है वो बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है आज दुनिया में। इसके अलावा रसिया भी जो है बहुत बड़ा पावर बन गया। सोवियत यूनियन जो है बहुत बड़े पावर बन गया, उसने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आज वो सुपर पावर बन चुका है। और यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है रसिया सोवियत यूनियन को फॉलो करते हुए बहुत सारे जो है साउदर्न यूरोप कंट्रीज भी है वो भी आगे बढ़ा इसमें, और काफ़ी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुआ इसमें। इसके अलावा एक थर्ड वर्ल्ड करके आता है, इसमें बताया गया है कि जो है बहुत सारे कंट्रीज जो हैं स्टेट लेड डेवलपिंग प्रोग्राम्स वाज परस्यूड इन वर्चुअली ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंक्लूडिंग द सोशलिस्ट वंस बट स्पेशली इन सब सहारन अफ्रीका आफ्टर द डिकोलाइजेशन पीरियड। जो कोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज थी, वो सब भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, और इसके एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर भी वहाँ पे डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आता है पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जैसे कुछ पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो
इनका जो है इकनॉमी में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो इनका जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया और एक्सपोर्ट वगैरह में भी इनका जो है उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ, जिसके कारण इनको एक लॉस हुआ। और उसके बाद आता है एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्रीज में जो है वहाँ भी औद्योगिकरण का एक दौर शुरू हुआ, यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। और 60s में 1960s में 19वीं शताब्दी में भी यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज वगैरह खुलने शुरू हुए छोटे छोटे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उसके थ्रू बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह खुले यहाँ पे और बहुत सारे कारखाने वगैरह खुले। और यहाँ पे जो है लेबर को रखा गया लो कॉस्ट पे, लो वेजेस पे, और बहुत सारे जो गांव से लोग थे वो पलायन करने लगे शहर की तरफ। शहरीकरण औद्योगिकरण में वो भी अपना जो है हिस्सा देने के लिए आ गए और इधर अपना जो है गांव की एग्रीकल्चर को छोड़ के इधर शहरों में फैक्ट्री में काम करने के लिए वो आ गए। और इसके अलावा चाइना इंडिया भी जो है वो इसी डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहा है। और इसके अलावा वो चाइना जो है यूएस के साथ ट्रेड किया और उसमें भी चाइना जो है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया। इसके अलावा इंडिया ने भी इंडिया की सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक सेक्टर्स पे, बायो इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हायर एजुकेशन, इसमें भी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ इंडिया का। और इसके अलावा चाइना और इंडिया दोनों ने बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया थर्ड कंट्रीज पे, मेकिंग देम एक्टिव एक्टर्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। और अदर कंट्रीज में आता है लाइक मैक्सिको, ब्राज़ील, टर्की, ये भी जो है इनके पास इनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन मॉडरेट ग्रोथ हुआ। और ये भी जो है बड़े बड़े कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में, चाइना में, यूरोपियन यूनियन में, इधर एक्सपोर्ट करके ये भी धीरे धीरे अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे। इनको कभी कभी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बोला जाता है। ज़्यादातर अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका को जो है वो भी वही ये पैटर्न को फॉलो करता है, वो भी एक्सपोर्ट करके ही अपने आप को औद्योगिकरण में शामिल कर पाता है और वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है पार्टिसिपेट करता है। तो हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसे फैला और कैसे वो जन्म हुआ और उसका कैसे पूरे विश्व में जो है वो फैल रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी करेंट सिचुएशन क्या है तो बताया रहा है कि इस बुक में बताया गया है कि 2005 में द यूएसए वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉलोड बाय जापान एंड चाइना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के अनुसार जो है यूएसए जो है वो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल चीज़ों में बहुत ही नंबर 1 बना और वो जो है जापान और चाइना को जो है अपना सामान जो है वो बेच रहा था। इसके अलावा बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ पे ध्यान देते हुए पॉवर्टी, गरीबी हटाने का, और जैसे कुछ देश में जो है गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वहाँ पे जो है पानी वानी मुहैया कराना, पीने की पानी, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब चीज़ों का जो है हो रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है कुछ देश जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है फ्री ट्रेड डोमिनेटेड वर्ल्ड में। उसके अलावा दो सेंचुरीज हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में जो मेजर रिवोल्यूशंस हुए, जो बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रांति हुए, उनके नाम बताए गए हैं।
इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, सेक्सुअल रिवोल्यूशन हुआ, डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ, केमिकल रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, बायो नैनो रिवोल्यूशन हुआ, एटॉमिक एज रिवोल्यूशन हुआ, स्पेस रेस रिवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ। तो दोस्तों बताया गया है कि मतलब इतने बड़े बड़े जो है क्रांति हुआ, जिसके कारण आज जो सभ्यता हमें प्राप्त हुआ है, आज उस सभ्यता जिस सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्न सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वो उसका हिस्ट्री बताया गया कि कैसे उसका जन्म हुआ, किस तरह से उसका विस्तार हुआ पूरे देश में, विश्व में किस प्रकार से फैला। तो एक क्रांति, इसको क्रांति नाम दिया गया है एक साथ, क्योंकि ये पूरे लार्ज स्केल में फैला और बहुत ही तेज़ी गति से फैला। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी ने मशीनीकरण होने के कारण जो है वो इंसान को हटा के और मशीनों ने जो है जगह ले लिया, जिसके कारण जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा फैला। धन्यवाद दोस्तों।